नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे खास शो फिक्र आपकी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आज हम सब अब से सिर्फ 3 घंटे बाद 2020 की दहलीज पार कर जाएंगे, लेकिन इस दहलीज के पार कौन सी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वक्त हम सभी यही सोच रहे हैं कि गुजरते साल के साथ कोरोना भी गुजर जाए और हमें चैन से जीने का मौका मिले, लेकिन इसमें अड़चन क्या है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। हम आज आपको 2021 के 5 टिप्स देंगे जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। ये सारे टिप्स कोरोना ने ही दिए हैं और इसके लिए सिर्फ आपको सोच बदलने की जरूरत है। हम आज धार्मिक उन्माद का भी विश्लेषण करेंगे जो एक बड़ी फिक्र के तौर पर सामने आ रहा है। इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान का पाप भी देखना होगा, तो साथ में अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। और फिर एक ऐसी समस्या जो चीन ने ही कोरोना काल में फैलाई है। नौकरी छूट जाने के बाद इंस्टेंट लोन देने वाला वो ऐप कौन सा है जो मौत बांट रहा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहले फिक्र कोरोना की। साल 2020 के अब महज 3 घंटे बचे हैं और 3 घंटे बाद नए साल का स्वागत किया जाएगा। वर्ष 2020 कोरोना संकट के साए में बीत गया। आखिर के दिनों में कोरोना वैक्सीन की उम्मीद जगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि वर्ष 2021 का मंत्र होगा दवाई भी और कड़ाई भी। इसीलिए आज आपको यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि अभी नया साल आ रहा है, लेकिन कोरोना की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। लेकिन आज साल के आखिरी दिन की विदाई है और नए साल के वेलकम के लिए जो जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं वो इस फिक्र को और बढ़ा देती हैं। ऐसे में अगर आपने भी परिवार या दोस्तों के साथ पार्टी पर निकलने की सोची है तो ठहर जाइए और राज्यों की गाइडलाइंस पर नजर जरूर रखिए। ये वर्ष 2020 की विदाई का जश्न है। ये वर्ष 2021 के स्वागत की तैयारी है। नीले समंदर में मस्ती के लिए मशहूर गोवा में सैलानियों का हुजूम उमड़ा है। किसे फिक्र कि कोरोना का खतरा है, इन्हें तो बस ये पता है कि गोवा की फिजा, गोवा की हवा हर फिक्र को उड़ा देती है। देश के सबसे हॉट टूरिज्म स्पॉट गोवा के समंदर में लोगों का रेला है। बीच से लेकर पानी तक हजारों लोग आनंद में डूबे हैं। कोविड सिचुएशन को देखते देखते तो अभी साल निकल रहा है, तो टेंशन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आए हैं। 31 का प्लान था एंजॉय करने का, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से घर में ही थे। 31 मतलब गोवा। सिर्फ सागर का किनारा ही नहीं बल्कि गोवा के हर डेस्टिनेशन पॉइंट खचाखच भरे हैं। यहाँ तक कि मस्ती के साथ म्यूजिक का भी कॉकटेल है। गोवा से करीब 2500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। डीजे की धुन पर जमकर डांस किए जा रहे हैं। जमी की इस जन्नत पर सारे होटल भरे हुए हैं। विंटर कार्निवल के अलावा कल्चरल डांस का भी आयोजन किया जा रहा है। पड़ने से यहाँ का सडनली एक पूरा जो है लुक बदल के आप लोग देख रहे हैं कितने खुशी से झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। ठंड होने के बावजूद ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी भी हो रही है यहाँ पे और देखने में नज़ारा काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे पटनी टॉप में यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं हम। मतलब यहाँ म्यूजिक भी है, मस्ती भी है और बर्फबारी का आनंद भी। लेकिन यहाँ भी कोरोना महामारी का डर किसी को नहीं है। हालांकि बड़े अधिकारियों का कहना है कि टूरिज्म के रिवाइवल के लिए ये पहल जरूरी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस साल का जो है पोस्ट कोविड कहें या कोविड के साथ चलते हुए वर्ल्ड टूरिज्म डे से ही एक शुरुआत की थी कि हम टूरिज्म एक्टिविटी को दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स थे, होटलियर्स हैं या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से सभी स्ट्रेस में थे। उस स्ट्रेस से उन सब स्टेक होल्डर्स को बाहर निकालने के लिए हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि इस टाइप के हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का भी यही हाल है। यहाँ भी कोरोना से बेफिक्रों की भीड़ है। नए साल का आनंद हर फिक्र पर भारी है, इसीलिए हजारों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ सफेद रेगिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। जब यहाँ पे आप आओगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जन्नत क्या होती है। दे कॉल इट हेवन, दे कॉल इट द ताज ऑफ इंडिया। इट्स एक्चुअली मच बेटर देन दैट। दुनिया के एक जन्नत में आ गई हो। अगर कोई बोलता है कि स्वर्ग कहाँ है तो स्वर्ग कश्मीर में है। इससे सुंदर जगह न्यू ईयर मनाने के लिए कोई हो नहीं सकती है।
अब यहाँ देखिए, उत्तराखंड की इन वादियों में भी धरती पर सफेद चादर बिछी है। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों पर खुशियाँ लुटाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सैलानी रोप वे का भी लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो पहाड़ियाँ हैं और जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है, बहुत सारा हम लोगों ने एंजॉय किया, दोनों लोगों ने। ऐसी ही तस्वीर रेगिस्तान के सबसे हॉट टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू में भी दिख रही है। वहाँ भी गिरता पारा और जमते पानी को देखने हजारों सैलानी पहुंचे हैं। मतलब कश्मीर से हिमाचल तक और उत्तराखंड से राजस्थान तक न्यू ईयर के नाम पर मेला लग चुका है। लेकिन यह कितनी बड़ी चूक है, अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कोरोना को लेकर इस समय दो फिक्र हैं। पहला, कोरोना वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, और दूसरे, लंदन से आया कोरोना का नया स्ट्रेन जिससे अब तक देश में 25 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज नए साल का मंत्र दिया, दवाई भी और कड़ाई भी। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। लेकिन जो लोग कोरोना महामारी के दौरान नए साल का जश्न मना रहे हैं, वो हमारी, आपकी, सबकी फिक्र को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वर्ष 2020 भले ही खत्म हो गया और नया साल बसाने वाला है, लेकिन कोरोना महामारी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए आप भी अगर गोवा, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या कहीं भी भीड़ भाड़ के बीच नए साल का जश्न मना रहे हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अभी सरकारें भी कोरोना से सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं। और अब नए साल के जश्न को देख लीजिए, दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू इंपोज्ड है। ओडिशा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी नए साल के जश्न को देखते हुए सख्ती की गई है। चेन्नई के मरीना बीच को 2 जनवरी तक बंद किया गया है। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है। कर्नाटक सरकार ने पूरे प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। इसलिए हम भी बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि एक रात के जश्न के लिए महामारी को न्योता मत दीजिए। अब हम आपको दिल्ली की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ जो कोरोना के नए गाइडलाइंस बनाए गए उनका पालन कितना हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी जुड़ रहे हैं, मुंबई से अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। और सबसे पहले ब्रजेश के पास ही चलें। ब्रजेश, दिख रहा है जो कहा गया वो कर रहे हैं लोग? देखिए, कनॉट प्लेस में हूं मैं और कनॉट प्लेस में अमूमन इस वक्त जो 9 बजे का वक्त होता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक 11 बजे आपको इस इलाके को खाली कर देना है और उसका असर भी यहाँ पर दिख रहा है। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और इस वक्त जो गाड़ियों की एंट्री है वो पूरी तरीके से कनॉट प्लेस के सर्कल, इनर सर्कल के आसपास बंद कर दी गई है। जो बार्स हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि 11 बजे तक उनको सब कुछ यहाँ से खाली करा देना है। और अगर हम ये कहें कि पालन करने वाली बात, तो यहाँ पर पूरी जो तस्वीरें हैं वो पालन होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो घूमने आए हैं, एक बार उनसे भी समझेंगे। आप लोग जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कितना आप लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि नई गाइडलाइंस जो हैं वो न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूके से एक नया स्ट्रेन आ रहा है हमारे पास, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए वो गाइडलाइंस बहुत सही। आप लोग पालन कर रहे हैं नई गाइडलाइंस का? या बिल्कुल, हम जो है मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को, कहीं भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। तो न्यू ईयर का जो जश्न है आप लोग का कैसे मनाएंगे? फीका लग रहा है कोविड की वजह से, बट ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने देश के लिए। और ये राहत देने वाली बातें हैं, सुकून देने वाला नजरिया है पीछे चले गए कि हमारी ही भलाई के लिए ये कड़ाई की जा रही है। आइए चलते हैं मुंबई अश्विनी के पास। अश्विनी, वहां पर मैसेज देने के लिए कार्रवाइयां भी की गई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुक किया गया। क्या इससे मैसेज गया है और लोग समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए?
जी देखिए, 11 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी, लेकिन इस वक्त अभी करीब 9:15 हो रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, इस वक्त मरीन ड्राइव जो बीच है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। इसी भीड़ से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस अब धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। जाहिर है कि जिस तरह से भीड़ यहाँ आई है, इनको यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, करीब 2 घंटे 45 मिनट और बचे हैं नए साल के आगमन की, तो ऐसे में यहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो, यहाँ से लोग हट जाएं। यही वजह है कि पुलिस की यहाँ तैनाती हो रही है और थोड़ी देर में यहाँ पे लोगों को हटाने की शुरुआत होगी। लेकिन आम लोगों को समझना होगा, जिस तरह से सरकारों ने फैसला लिया है अलग अलग राज्यों की, महाराष्ट्र में 5 तारीख तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आम आदमी सुरक्षित रह सके। और जिस तरह से नया स्ट्रेन आया हुआ है यूनाइटेड किंगडम से, हमने देखा कि 25 लोग करीब हिंदुस्तान में उसके जद में आए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा और ना बढ़े, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। लोगों से हम भी अपील करेंगे कि आप खुद जो है सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं और ना ही, और अगर ये भीड़ जो आप बता रहे हैं पीछे जो दिखाई दे रही है, अगर ये 11 बजे तक छटना खुद शुरू हो जाती है और इनके ऊपर जाहिर है पुलिस वालों को इनको कहना नहीं पड़ता कि आप जाइए घर, तो ये एक सफलता है। वरना यही समझा जाएगा कि लोगों ने सबक नहीं लिया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। खांसी, बुखार जैसे लक्षण, लेकिन साइलेंट स्प्रेडर यानी गुपचुप तरीके से फैलने वाला कोरोना के इसी रहस्यमयी रूप से विश्व कांप रहा है। 19 जनवरी को जब सिंगापुर की एक चर्च में प्रार्थना सभा के लिए लोग जुटे थे, तब किसी को मालूम नहीं था कि यहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव होगा। अभी इसका जिक्र हमने इसलिए किया है कि अभी जब तक वैक्सीन सबको ना लग जाए और सरकार आपको खुलकर घूमने फिरने के लिए ना कह दे, तब तक ढिलाई ना बरतें। कोरोना एडवाइजरी फॉलो करते रहें, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई के महीने में यूरोप में 35 से 38 हज़ार कोरोना केस प्रतिदिन आ रहे थे। जून, जुलाई और अगस्त में यूरोप में प्रतिदिन 20 हज़ार से कम केस आए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यहां कोरोना केस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर के चलते यूरोप में 5 नवंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 2.5 लाख कोरोना केस दर्ज किए गए। और अभी आलम यह है कि यूरोप के अधिकांश देशों में या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ है, और या फिर कोरोना की एडवाइजरी को सख्ती से लागू किया जा रहा है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अप्रैल मई के महीने से वहां सरकारें और आम लोग रिलैक्स होने लगे। लोग तेजी से ट्रैवल करने लगे, यहां तक कि छुट्टियां भी मनाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर जमा होने लगे। यहां आपको स्पेन का उदाहरण बताते हैं कि जुलाई के महीने में स्पेन में 2.5 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट पहुंचे, जबकि मार्च, अप्रैल, मई में एक भी टूरिस्ट बाहर से नहीं आया था। इसीलिए यहां यूरोप से सबक लेने की आवश्यकता है, वो भी तब जब यूके का नया कोरोना स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। और ऐसे में मन में ये बिठा लें कि जब तक कोविड की चेन ना टूटे, तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ही कोरोना से बचाव का टीका है। और अब फिक्र वैक्सीन की। नए साल के मौके पर जल्द ही भारत को कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। अभी भारत में 2 कंपनियों की कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। पहला है पुणे सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड, और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कल यानी 1 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ इन कंपनियों की अहम बैठक होने वाली है। कंपनियों ने वैक्सीन से संबंधित जो डेटा दिया है, इस बैठक में उसी पर चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि साल की पहली तारीख ही मुबारक दिन हो, वैक्सीन पर मुहर लग जाए। वैक्सीन को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि 2 जनवरी से देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 4 राज्यों में वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया था। कोरोना के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में है और जल्द ही टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारों ने 83 करोड़ सिरिंज की खरीदी के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर जब दुनिया के कई देशों में वैक्सीन दी जा रही है और भारत में उनके बराबर ही वैक्सीन बनाई जा रही थी और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया था, तो फिर यहां वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में देर क्यों हो रही है? इस बारे में TV9 भारतवर्ष ने जब एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि वैक्सीन के मामले में सरकार जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल को अप्रूवल के लिए अपना डेटा दिया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लोगों ने और साइंटिफिक डेटा मांगा है। उस डेटा में 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए कुछ देरी हो रही है। सारा देश की अथॉरिटीज़ का, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप का एम ये है कि आपके पास तक जब वैक्सीन पहुंचे तो वो सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो, इसीलिए उसमें कुछ हफ्ते वैक्सीन आने में देश में लग सकते हैं। भारत में वैक्सीन लॉन्च करने की जल्दबाजी नहीं करने के पीछे एक और कारण है। यहाँ कोरोना से मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करके साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश को भी ख़त्म करना चाह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कई देशों में वैक्सीनेशन की स्पीड स्लो हो गई है। अमेरिका में वैक्सीनेशन के अप्रूवल के बाद टारगेट था कि इस साल के आखिर तक 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी और प्रतिदिन 2 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन अब तक वहां सिर्फ 20,30,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकी है। इसी तरह जर्मनी के फाइजर वैक्सीन बॉक्स के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं किया जा सका। कनाडा में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला, लेकिन कंपनियां पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाई। यूनाइटेड किंगडम में फाइजर वैक्सीन की 40 लाख डोज मौजूद हैं, लेकिन अभी तक 8 लाख लोगों को ही टीका लगाया जा सका। इसीलिए भारत इन देशों से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सबक ले रहा है और ठोक बजाकर ही किसी फैसले पर मुहर लगाने का मूड बनाया जा रहा है। तो कल से हम सबकी जिंदगी में एक नई किताब खुलने वाली है। सारे पन्ने अभी खाली हैं। खास बात यह कि आपको ये किताब खुद लिखनी है और आपका समय शुरू होता है अब से कुछ घंटे बाद। ध्यान रहे कि साल 2020 जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम आपको वो 5 मंत्र बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी आसान होगी। आपकी सुविधा के लिए हमने इस पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में बांट दिया है। थोड़ी ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि नए साल में आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से चलती रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे, पर्यावरण न बिगड़े और सबसे बड़ी बात आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। हमने आपके लिए खास तौर पर अलग अलग क्षेत्रों के जानकारों से बात की है, जिसे आज आपको पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। न जाने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा और सुना होगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है, लेकिन हमारी पीढ़ी ने इन बातों को हकीकत में बड़े पैमाने पर पहली बार शायद कोरोना काल में महसूस किया है। 2020 में हमने वाकई सीखा कि अगर सेहत साथ नहीं देगी तो बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 78% लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई उपाय करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, देश में 35% लोगों ने खान पान की आदतों को बेहतर कर लिया है। इसके अलावा करीब 34% लोग अब नियमित रूप से योग या व्यायाम करने लगे हैं। यानी लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता की रफ्तार कोरोना के संक्रमण से धीमी है। हमने खासतौर पर आपके लिए कोरोना और इम्यूनिटी के जानकार डॉक्टर रवि मलिक से बात की और पूछा कि नए साल में आप सेहत को लेकर क्या टिप्स देंगे। हमें कुछ प्रण के साथ 2021 में जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी चाहिए, वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, डाइट ठीक लेनी चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो हमारे को बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है ताकि हमारी बॉडी जो है वो परिपक्व रहे, परिपूर्ण रहे किसी भी किस्म की बीमारी को झेलने के लिए। पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है ऑब्वियसली 2021 में वैक्सीन आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये बीमारी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस लेनी बंद कर दें। मास्क हमारी एक रूटीन हो जानी चाहिए, जीवन शैली में आ जाना चाहिए मास्क का उपयोग करना। सोशल डिस्टेंसिंग हमारी जीवन शैली में आ जानी चाहिए और सोशल जो हमारे ग्रीट करने के तरीके हैं वो सब भी हमारे बदल जाने चाहिए। हग करना या हाथ मिलाना, ये सब चीजें बदल जानी चाहिए। कोविड कंपेटेबल बिहेवियर हमारे को करना चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, कॉफ एथिक्स को फॉलो करना है और कम्युनिटी का पूरा ध्यान रखना है। अगर मुझे कोरोना हुआ तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि और किसी को कोरोना ना हो।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना ने अमीर गरीब ऊंच नीच जाति धर्म मंदिर मस्जिद का कोई भेदभाव नहीं किया। कोरोना ने साबित कर दिया कि मिसाइल नहीं, मेडिसिन जरूरी है। सुपर पावर अब वो नहीं है जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, तेल के बड़े बड़े टैंकर हैं, बल्कि सबसे सुरक्षित अब वो है जिसके पास वैक्सीन है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारी सरकारें सेहत को लेकर कितनी जागरूक हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2019 में अपने कुल जीडीपी का सिर्फ 1.5% स्वास्थ्य पर खर्च किया, जबकि जर्मनी ने अपनी जीडीपी का 9.5%, जापान ने 9.2% और अमेरिका ने 14.3% स्वास्थ्य पर खर्च किया है। यहां तक कि चीन अपनी जीडीपी का 2.9% और ब्राजील 3.9% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। यहां राज्यों की भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय होता है। आइए आपको बताएं कि अलग अलग राज्य स्वास्थ्य पर कितना खर्च करते हैं। दिल्ली की तस्वीर बाकी राज्यों से बेहतर है। 2020-21 में राज्य का स्वास्थ्य बजट 7,704 करोड़ है और यह शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के बजट के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात का स्वास्थ्य बजट 11,225 करोड़ रुपए है, जो कि शिक्षा और खेल, शहरी विकास और ऊर्जा के बजट के बाद चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बजट 26,266 करोड़ है, जो कि शिक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और पुलिस के बजट के बाद छठे नंबर पर है। इसी तरह महाराष्ट्र का स्वास्थ्य बजट 17,288 करोड़ है, जो कि शिक्षा और खेल, शहरी विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पुलिस, अल्पसंख्यक कल्याण और परिवहन के बाद 8वें नंबर पर है। हमने आपको सेहत की तस्वीर दिखाई और सेहत बेहतर रखने के सुझाव भी दिए, और अब बारी है शिक्षा की। कोरोना वायरस का बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। दुनिया भर के स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। जिन बच्चों को हम कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करते थे, उनके लिए अब ये चीजें डेली रूटीन का हिस्सा बन गई। माना जाता है कि भारत में कुल 24 करोड़ छात्र हैं और एक सर्वे में पता चला है कि करीब 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। इसके अलावा लगभग 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है। कुल मिलाकर 27% से ज्यादा बच्चे और टीचर्स स्मार्टफोन की कमी के चलते ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रहे। इंटरनेट की खराब स्पीड भी ऑनलाइन क्लास में एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि ऑनलाइन शिक्षा देने वाले बायजू और वेदांतु जैसे स्टार्टअप के सब्सक्रिप्शंस 3 गुना तक बढ़ गए हैं और इनके एप्लीकेशन डाउनलोड होने की रफ्तार भी करीब तिगुनी हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि 2020 के पहले 3 माह के दौरान एजुकेशनल पोर्टल पर हैकिंग के मामलों में 3 गुना इजाफा हुआ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट भी दे दें। तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा इस बार देर से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक पूरी की जाएंगी। रिजल्ट की घोषणा 15 जुलाई तक की जाएगी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। कोरोना के कारण विशेष हालात में इस बार दोनों कक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कोरोना ने एक विचित्र तस्वीर दिखाई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो बढ़ गई, लेकिन लोग जड़ों की ओर लौटे। परिवार के साथ समय ज्यादा बिताया गया। कोरोना काल में जो लोग अपने परिवार के बीच थे, जो लोग दफ्तर ना जाकर घर से काम कर रहे थे, वो ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने पारिवारिक तस्वीरों को पहले से ज्यादा शेयर करना शुरू किया। सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों वाले संदेशों की अचानक बाढ़ आ गई। 90 के दशक के सीरियल फिर से देखे जाने लगे। घर वालों को साथ बैठने, बातें करने, हंसने बोलने का वक्त मिला। स्कूल बंद हुए तो एक ही छत के नीचे 3-3 पीढ़ियों को एक साथ सुबह, दोपहर और शाम का वक्त बिताने का मौका मिला। कुल मिलाकर आपसी रिश्ते मजबूत हुए। उस दौरान एक रिसर्च से पता चला कि समाज के 30% लोग परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। 20% लोगों ने माना कि परिवार को समय देने पर मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। 15% लोगों ने माना कि धीरे धीरे कोरोना बीमारी का डर भी खत्म हो रहा है। और इसी तरह अकेले रह रहे 35% लोगों ने माना कि अब वो परिवार के साथ रहना चाहेंगे।
कोरोना काल में एक खास बात यह हुई कि हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन गए। लोगों ने घरेलू कामकाज करने की आदत डाल ली। लोगों को पहली बार लगा कि खाना बनाना, बर्तन और कपड़े धोना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोचते थे। और शायद हमने पहली बार सीखा कि श्रम की कीमत क्या होती है। याद कीजिए, हजारों की तादाद में अपने घरों की ओर लौट रहे मजदूरों की तस्वीर याद कीजिए। उन्हें भी संकट के समय सबसे सुरक्षित वही जगह लगी जहां उनका परिवार था, जहां उनके अपने थे। तब पहली बार एहसास हुआ कि शहर को शहर बनाने वाले लाखों लोगों का श्रम कितना अहम है। हमारे आपके जैसे कई लोगों ने आगे बढ़कर इन मजदूर भाइयों की मदद भी की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आत्मनिर्भरता का यह ज्ञान हल्का नहीं पड़ना चाहिए और श्रमिकों का यह सम्मान भी जारी रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपदा को अवसर बनाने में हम सही मायने में कामयाब हो पाए क्या? हमारी सरकारों के पास ऐसा कोई मॉडल है जिसमें गांवों और छोटे शहरों के कामगार रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई और सूरत की ओर जाते ना दिखाई दें? देश भर में कई लोगों का रोजगार छिन जाना बहुत बड़ी फिक्र है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जुलाई के महीने में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी गई। लॉकडाउन की वजह से नौकरी गंवाने वालों की संख्या 1,89,00,000 तक पहुंच गई है। जून में अनलॉक शुरू होते ही नौकरियों में कुछ रिकवरी दिखने लगी थी, लेकिन लोकल लेवल पर लगने वाले छोटे छोटे लॉकडाउन की वजह से नौकरियों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए? सरकार और सिस्टम के भरोसे रहा जाए? मत रहिए, सोचिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। हमने आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि बचत बड़ा सहारा बन सकती है। आप पैसा बचाएंगे तो पैसा आपको बचाएगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे का कहना है कि खर्च और बचत में से बचत को प्राथमिकता दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपके खर्च के बाद जो पैसे बचें उन्हें मत बचाइए, बल्कि बचत के बाद जो पैसे बचें उन्हें खर्च कीजिए। कम से कम संकट के समय तो यह फॉर्मूला आपको जरूर बचाएगा। जानकार लोग कहते हैं कि आपको कम से कम 6 महीने की जरूरत के पैसे का एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना चाहिए। एक सर्वे से पता चला है कि कोरोना के दौरान 10 में से 4 लोगों ने अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक आंकड़ा भी यही कहता है कि 2020-21 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच लोगों की बचत बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो कि जीडीपी का 21.4% है। कहा भी गया है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करना चाहिए। आपकी बचत ही संकट में आपको बचाएगी। कोरोना का सबसे बड़ा सबक पर्यावरण को लेकर है। लॉकडाउन के दौरान हवा, पानी और धरती तीनों के रंग में निखार आया। हवा इतनी साफ हो गई कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां तक दिखने लगी। जिस दौर में लोग आसमान का नीला रंग देखने को तरस गए हैं, वहां जालंधर से अगर धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिखने लगे, सहारनपुर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दर्शन होने लगे, तो इसे वरदान ही कहा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 2020 से 2021 में प्रवेश करते हुए इस तस्वीर को सुरक्षित नहीं रख पाए। दिल्ली की ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तब की है जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, और एक तब की है जब लॉकडाउन हटाया गया। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से निकलती धूल, सब मिलकर दिल्ली की हवा का रंग इतना धुंधला कर देते हैं कि दिल्ली बस धुंधली ही नजर आती है। हमने आज देश के कुछ शहरों की हवा से जुड़े आंकड़े निकाले। दिल्ली की हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मार्च के महीने में सिर्फ 100 था, जो सामान्य माना जाता है, लेकिन आज ये आंकड़ा 373 है, जिसे वेरी पुअर यानी बहुत खराब की श्रेणी में रखते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसी तरीके से कोलकाता की हवा का AQI मार्च में 78 था, जो कि आज 218 पहुंच गया है। मुंबई में यह आंकड़ा 72 था, जो आज 199 है, और हैदराबाद में हवा का AQI मार्च के महीने में 65 था, जो कि आज 183 है। यानी कि हैदराबाद तक की हवा बहुत खराब हो चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। एक आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि आपने कोरोना से जो सीखा उसे बगैर भूले नए साल में प्रवेश करें।
5 बातें याद रखें। मास्क जरूरी है, बचत मजबूरी है, जान है तो जहान है, परिवार जीवन का आधार है और स्वच्छ पर्यावरण से ही ये पूरा संसार है। फिक्र अब आपके पैसों की, आपके मान सम्मान की और आपकी जिंदगी की, जो सबसे कीमती है, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका सीधा कनेक्शन भी चीन से निकल आया है। वही चीन जिसने दुनिया को नए साल पर कोरोना का गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से दुनिया में अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 8 करोड़ से ज्यादा लोग जानलेवा वायरस के शिकार हुए। वही चीन और उसकी कंपनियां अब भारत में लोन के नाम पर धोखाधड़ी वाले एप्लीकेशंस का सरगना नजर आ रही हैं। और जैसा कि अब आप इन ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें फौरन आपको लोन देने वाली पेशकश होती है। इंस्टेंट लोन देने वाले एप्लीकेशंस, यानी बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, जिसको वो झमेला कहते हैं, बगैर किसी डॉक्यूमेंट की झंझट के आपको झटपट लोन देने वाले झांसे का यहां पर जिक्र है। और इसकी हमें बहुत फिक्र है क्योंकि इस दौरान बहुत सारे लोग इसके चंगुल में आए हैं। लोगों को कुछ हजार रुपए के लिए मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं एप्लीकेशंस। पिछले 2 महीने में ही देश में दर्जनों लोगों ने जान दे दी है। एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन लोन जान का दुश्मन बन गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गाइड करेंगे आपके ऊपर और वीडियो बना के मोबाइल में डालेंगे। मेरे सामने लाके पूरी गाड़ी लगा दिया, गुस्सा होके वो विंडशील्ड तोड़ी मेरी और राइट हैंड साइड का मिरर तोड़ा। लोगों ने गाली देना शुरू हो गया, दे नहीं देगी तो तुम एक नाइट के लिए मेरे पास सर्जन, मेरा मैनेजर है, उसके पास चली जा, तेरा सब लोन माफ हो जाएगा। ये इनका दर्द है, छटपटाहट है, घुटन है। इन्हें धमकाया गया, भद्दी गालियां दी गई, रिश्तेदारों को कॉल कर अश्लील बातें कही गई और न जाने क्या क्या, जो आप सोचकर भी सिहर जाए। इन्हें ऐप वालों की तरफ से उधार न चुका पाने के चलते न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सभी बिना डॉक्यूमेंट के झटपट लोन के झांसे में फंस गए, जो इन्हें मोबाइल ऐप के जरिए कुछ मिनटों या घंटों में ही मिल गए। लेकिन इसके बाद ये मारे मारे फिर रहे हैं। इनकी कहानी आगे सुनाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये दबाव झेल नहीं पाए। मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वालों ने इतना प्रताड़ित किया, इस कदर अंदर तक तोड़ दिया कि उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। 16 दिसंबर 24 साल के पी सुनील ने पहले अपने 5 महीने के बेटे को गले लगाया, फिर पत्नी को, और कुछ देर तक साथ बैठकर ही टीवी देखता रहा। कुछ घंटों बाद उसकी बॉडी छत से लटकी दिखी। सुनील ने दूसरे रूम में खुदकुशी कर ली। सुनील एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। लॉकडाउन के दौरान वो अपनी नौकरी खो चुका था। क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट खत्म हो जाने के कारण उसका उधार भी बढ़ गया था। लिहाजा घर चलाने के लिए कई ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप से उधार लिया। हर ऐप से 2000, 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक। लेकिन जब उधार वापस करने का समय आया तो वो वापस नहीं कर पाया। इसके बाद ऐप वालों ने सुनील से फ़ोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट लेकर सभी को फ़ोन करके और उनके व्हाट्सएप पर सुनील के लोन की जानकारी भेज दी, जिससे सुनील को लगा कि उसकी बेइज्जती होगी। इसी मानसिक अपमान से परेशान सुनील ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये तस्वीर 24 साल की महिला कृषि अधिकारी मोनिका की है, जो तेलंगाना के सिद्दीपेट की है। कुछ दिनों पहले तक तस्वीर की तरह ही इसकी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती और खुशहाल हुआ करती थी। लेकिन वो ऐप वाली कंपनी से 3 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पाई। कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पर बदनाम और अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर, नाम और टेलीफोन नंबर शेयर कर दिया गया। पोस्ट वायरल होने पर बदनामी के डर से मोनिका ने जहर खाकर जान दे दी। ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप ऐप को परमिशन देते हैं कॉन्टैक्ट्स की और फोटोज़ की, और यहीं से इंटरनेट की दुनिया का काला खेल शुरू हो जाता है। जब आप समय पर ये पैसा वापस नहीं करते तो जो ऐप हैं वो लोगों को, ग्राहकों को धमकाना और ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। 3 नवंबर इसी तरह का सबसे पहला मामला विशाखापत्तनम जिले के गजुवाका के सुंदरैया कॉलोनी से आया था, जहां उषा मणि नाम की एक महिला ने 3 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। महिला MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थी। नौकरी न मिलने और परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से ऐप के जरिए ऑनलाइन कंपनियों से लोन लिया
हालांकि परिवार के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन उषा मणि के परिवार वालों को उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि उसने कई मोबाइल ऐप से 25,000 रुपये का कर्ज लिया और वो इसे चुका नहीं पाई। ऐप वालों की तरफ से परेशान किए जाने के बाद वो दबाव झेल नहीं पाई और आत्महत्या कर ली। कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे कई मामले उत्तर भारत में भी सामने आए हैं जहां झटपट वाले लोन ने लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी एक युवक राजकुमार कुशवाहा ने ऐप से महज 6,000 रुपये का कर्ज लिया। कंपनी वाले उसे लगातार धमका रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। एक दिन परिवार के इकलौते बेटे राजकुमार का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आप प्रेशर क्यों डाल रहे हैं मेरे पे? मुझे कैसा प्रेशर कि आप नहीं दे पाएगा बच्चा, तो आपका तो कानून कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर और वीडियो बना के मोबाइल में डालेंगे। बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो बेटे ने उसकी डर के चक्कर उठाया फोन। गूगल के प्ले स्टोर पर ऐसे सैकड़ों ऐप हैं जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को झटपट लोन देते हैं, बेहिसाब ब्याज वसूलते हैं और सोशल मीडिया पर जलील भी करते हैं। अब सवाल है कि झटपट वाले लोन के झमेले में लोग फंसते कैसे हैं? आगे इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। चीन की कंपनियां इन एप्लीकेशन से लोन लेने वालों का पर्सनल डेटा चुरा रही हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, और रिकवरी एजेंट्स उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सब खुलेआम हो रहा है, बीच सड़क पर हो रहा है। चुटकियों में लोन देने वाला मोबाइल ऐप अब ग्राहकों को प्रताड़ित और ब्लैकमेल भी कर रहा है। जिन लोगों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत होती है, उन्हें मोबाइल ऐप्स के जरिए आधार कार्ड, एक फोटो और सैलरी स्लिप से आसानी से मिनटों में लोन मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी और इंटरनेट के गैरकानूनी दुनिया का खेल। लोन देने वाली फर्जी कंपनियां ग्राहक के फ़ोन से पर्सनल डेटा जैसे तस्वीरें और फ़ोन नंबर चुरा लेती हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में ग्राहक को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। लोगों ने गाली देना शुरू हो गया, दे नहीं देगी तो तू एक नाइट के लिए मेरे पास सज्जन मेरा मैनेजर है, उसके पास चली जा, तेरा सब लोन माफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की रहने वाली अंजना, हालांकि ये इनका बदला हुआ नाम है और इनकी सुरक्षा की फिक्र करते हुए TV9 भारतवर्ष आपको इनका चेहरा भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इनकी कहानी उन हजारों ग्राहकों में से एक है जो इन फर्जी मोबाइल ऐप का शिकार हुए। ये ना सिर्फ शिकार हुई बल्कि अभी तक डरी सहमी है। क्यों, ये आप खुद सुनिए। लोन लेने का टाइम में जब मेरे पास जॉब था, मैं ऑन टाइम पे कर रही थी। लोग दिखाते हैं मतलब 90 डेज टू 1 ईयर का दिखाते, लेकिन देते थे 7 दिन या 15 दिन का। तभी भी मैंने ऑन टाइम पे किया है। अंजना बेंगलुरु में पार्लर चलाती है। साल की शुरुआत में अंजना के भाई की कैंसर से मौत हो गई। परिवार पर आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ गया और बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, तो अंजना ने इन मोबाइल ऐप के जरिए लोन लिया। लोन चुकाने में देरी होने पर इन्हें महीनों तक प्रताड़ित किया गया। पुलिस और CBI जैसी संस्थाओं के नाम पर फर्जी लेटर भेजे गए। साथ ही उनके फ़ोन से चुराए मोबाइल नंबर पर उनके बारे में गलत जानकारी भेजनी शुरू कर दी। लोन रिकवरी के नाम पर मारपीट और गुंडागर्दी जैसी तस्वीर भी देखने को मिली। मुंबई के रहने वाले अखिलेश अपने गांव से वापस लौट रहे थे, तभी मुंबई से 300 किलोमीटर पहले धुले इलाके में रिकवरी एजेंट उनकी कार के ऊपर चढ़ गए और कार पर ही हमला कर दिया। डर तो लगता ही है, क्योंकि फिर इनका क्या भरोसा सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बैंक्स अगर इस तरह से करना आएंगे तो मतलब एक तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। इन हरकतों की वजह से ही अब ऐप लोन कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें और इनकी वजह से आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर अब पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। तेलंगाना पुलिस ने भी इन कंपनियों में काम करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चीनी नागरिक भी है। ये गिरफ्तारियां गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद से हुई हैं। इनके ऑफिस गुड़गांव, हैदराबाद और 2 बेंगलुरु में हैं। इन शहरों में ऐप कंपनियों से जुड़े 1100 से ज़्यादा लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐसी 30 लोन देने वाले ऐप्स को 4 कंपनियां चलाती हैं। इन कंपनियों के तार चीन से भी जुड़े हैं। और अब देखते हैं जो है सो है।
हाल ही में रिसर्च ने बताया था कि कोरोना के साल में हिंदुस्तान के शराबियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिसर्च वालों ने नए साल के सेलिब्रेशन के बिना यह पैमाइश कर ली तो यह हाल है। आज की होती तो कई और रिकॉर्ड बनते। आज की रात हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला देश बन जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा कि सुनामी आएगी। कई जगह गाड़ियां रोड छोड़कर फुटपाथ और डिवाइडर का रुख कर लेंगी। और कल सुबह नींबू पानी और सिरदर्द की गोलियों के रिकॉर्ड कंजम्पशन और पछतावे के साथ 2021 की बोहनी करने वाले लोग बहुतायत में होंगे। और हां, हैंगओवर में थोड़ा और सोने की लालसा में 1 तारीख से लागू होने वाले रेजोल्यूशंस 2 तारीख के मत्थे डाल दिए जाएंगे। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।